हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मा रिसर्च एकेडमी। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हुई है, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 1913 कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 8% यानी 8% 8% ही लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है। मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां 11% यानी 203 कंपनियां हैं, रिस्क थोड़ा सा मॉडरेट होता है। एंड सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो 75% कंपनियां हैं, यानी 1426 1426 कंपनियां हैं। अब हमें अगर रिस्क कम चाहिए तो हम लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियों को सिलेक्ट करेंगे, बट उसमें भी सारी कंपनियां अच्छी नहीं है, यानी हमें इनमें से भी कुछ गिनी चुनी कंपनियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने रिसर्च के बेसिस पे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारा एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम बताते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको हमारा वीडियो देख के कोई डिसीजन लेना है तो अपना खुद का रिसर्च कीजिए, और अगर आपको रिसर्च करने नहीं आता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हो, अगर आपको ट्रस्ट है तो। एंड तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कोई कितनी भी अच्छी इंफॉर्मेशन दे दे कि ये स्टॉक अच्छा है, आप ले लो, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप कहीं से भी लोन लेके या फिर प्रॉपर्टी बेच के, गोल्ड बेच के इन्वेस्टमेंट मत करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्क कैटेगरी के हिसाब से कंपनियों को यहां पे हमने डिवाइड कर दिया है, जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक होते हैं, स्मॉल, माइक्रो एंड पेनी स्टॉक्स। लार्ज कैप में कम से कम रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी कम होता है। मिड कैप में मॉडरेट रिटर्न, मॉडरेट रिस्क। स्मॉल कैप में थोड़ा सा हाई रिस्क है। माइक्रो कैप कंपनियां बहुत ही ज्यादा रिस्क होती है, इनसे भी बहुत ही ज्यादा, एकदम से ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क जो है वो पेनी स्टॉक्स में होते हैं, जिनके वैल्यूज बहुत ही कम होते हैं, प्राइस जो मार्केट प्राइस होती है बहुत ही कम होती है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है ये छोटी अमाउंट को देख के ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये 1 रुपए का शेयर है, 1000 क्वांटिटी ले लेते हैं, 2000 क्वांटिटी ले लेते हैं, 10,000 क्वांटिटी ले लेते हैं, आगे तो बढ़ेगा ही। बट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं, चल गया तो बहुत ही आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर नहीं चला तो सालों सालों तक वहीं पे रहता है, उल्टा कभी कभी कम भी हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे आगे के वीडियोस में कुछ मंत्रास है, वो मंत्रास बताने हैं कि भाई आप कैसे डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। अभी भाई कहीं से आपको कुछ पैसे आ गए, आपने सीधा स्टॉक मार्केट में डाल दिया, आंख बंद करके कोई भी स्टॉक ले लिया, फिर कहीं पैसे नहीं आया तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो आप एक डिसिप्लिन बना लो कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब करना है ही, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये पर्टिकुलर डेट है, मेरे पास पैसे आने हैं तो मैं इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा ही करूंगा। अब पैसे कहां इन्वेस्टमेंट करने हैं ये मेरे नेक्स्ट आगे के वीडियोस में आने वाला है कि भाई आप कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो आज का मेरा जो इन्वेस्टमेंट का जो वीडियो का जो क्राइटेरिया है वो है कि आप डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 1 मंत्रास, आप कभी भी कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कभी भी एक शेयर में इन्वेस्टमेंट मत करना। जितने पैसे आ गए आपको, सपोज फॉर एग्जांपल कहीं से 10,000 रुपीज आ गए, 1 लाख रुपीज आ गए, 1 करोड़ रुपया आ गया, आपने सोच लिया अरे ये मैं कोई पर्टिकुलर XYZ, रिलायंस या TCS या इन्फोसिस या कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने पकड़ लिया और उसी को परचेज कर दिया मैंने एक साथ में। कभी भी ये गलती नहीं करना है। तो फिर मैंने जो आपको बताया था लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसका कुछ यूज ही नहीं होगा फिर। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो पैसे आने वाले हैं उनको आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करो, यानी थोड़े शेयर्स आप लार्ज कैप कैटेगरी के लो, थोड़े शेयर्स आप स्मॉल कैप कैटेगरी के लो, थोड़े शेयर्स आप मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स ले लो। तो आप एक डिवाइड कर दो। लार्ज कैप में आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई। यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी में आप 70% का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी आप जितना भी आपके पास कॉर्पस अमाउंट है, यानी कितना भी आपके पास अमाउंट है उसका 70% आप लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में डाल दो, क्योंकि यहां पर रिस्क बहुत कम होता है। नो डाउट रिटर्न भी कम है लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे। मिड कैप कैटेगरी में आप
आपके पास जितना भी टोटल पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है उसका 20% ही पैसा आपको लगाना है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपीस लिया है। आप देख सकते हो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 1 लाख में से 70,000 लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 20,000 आप मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड जो 10% बचा है यानी 10,000 रुपीज वो आप स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कभी 1-2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया वाले शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये कभी चल गया तो बहुत ही अच्छा चल जाएगा, लेकिन अगर नहीं चला तो सालों सालों तक नहीं चलता है, कभी तो पैसे डूब भी जाते हैं। तो इसमें बहुत केयरफुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इन्वेस्टमेंट मंत्रा है, डाइवर्सिफिकेशन मींस डू नॉट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। अगर ये एक मुहावरा है, कहावत है कि आपने अगर सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट कर दिए तो अगर वही सेक्टर कल प्रॉब्लम में आ जाता है आपके सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। सो आपको क्या करना है, आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपीज में से आप क्या करेंगे, लार्ज कैप कैटेगरी, सपोज कि आपको लार्ज कैप कैटेगरी चाहिए तो लार्ज कैप कैटेगरी में भी आप क्या करेंगे, कुछ आईटी कंपनीज के शेयर्स ले लेंगे, कुछ फार्मा कंपनी के, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के यानी गवर्नमेंट की कंपनियां होती होंगे, और कुछ फास्ट मूविंग कंज्यूमर। कुछ एग्जांपल है, आप बहुत सारे सेक्टर्स है, तो जस्ट एग्जांपल दिया है 4 कैटेगरी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 कैटेगरी है, और भी बहुत सारी है। ऑटो सेक्टर है, फार्मा ऑटो सेक्टर है, देन बहुत सारे सेक्टर्स है, आप उसमें जा सकते हो। ठीक है, वैसे ही सेम मिड कैप स्टॉक्स है, आप स्मॉल कैप स्टॉक्स है, तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1 कि भाई पूरा पैसा आपको लार्ज कैप में नहीं डाल देना है, मिड कैप में नहीं डाल देना है, स्मॉल कैप में नहीं डाल देना है। आप डिवाइड कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास पैसे ही कम है तो बेस्ट एडवाइस है कि आप लार्ज कैप कैटेगरीज में ही डाल दो, आपको रिस्क नहीं मिलेगा। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए आप मिड कैप और स्मॉल कैप का यूज कर सकते हो अगर आप फ्रेश हो, नए हो। बाद में खुद के एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मिड कैप में और स्मॉल कैप में रिटर्न मिलना चाहिए और आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, आप उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आगे। थर्ड मंत्रा है कि अगर आप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका शेयर का प्राइस 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया होता है, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है, तो उसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि आप जितने भी पैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे चल के अगर थोड़ा भी प्राइस बढ़ता है तो आप अपने कैपिटल अमाउंट को सिक्योर कर लो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने 10 रुपए की शेयर का फेस वैल्यू का कोई 10 रुपए की मार्केट प्राइस का कोई शेयर परचेज किया है और आगे चल के वो 12 रुपए का हो गया, तो आप पहले वो 10 रुपए को सेव कर लो, 2 रुपया रहने दो, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक है कि चल गए तो बहुत ही अच्छे चलेंगे, नहीं चले तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम हाई रिस्क बोल सकते हो, हाई कैटेगरी वाले रिस्क ही है। हाँ, आपको अगर एक्सपीरियंस आ जाता है कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में, आपने एक्सपीरियंस ले लिया कि भाई इसमें कौन से टाइम पे कब हाई होता है, कौन से टाइम पे कब लो होता है, तो आप धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिस्की होता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव पेशेंस एंड गिव टाइम टू अ लार्ज कैप स्टॉक्स। यहाँ पे लिखा तो है लार्ज कैप स्टॉक, लेकिन मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप बार बार कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे देखते जा रहे हो कि अभी क्या प्राइस होगा, अभी क्या प्राइस हुआ, डाउन हो गया तो आपका मुंह भी उतर जाता है, आप हो गया तो आप भी फ्रेश फील करते हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, अच्छा स्टॉक है, आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, तो कल अगर 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मार्केट डाउन भी है, उसकी वजह से आपका शेयर का प्राइस डाउन है, तो कोई प्रॉब्लम या डरने वाली बात है ही नहीं। मार्केट डाउन है तो उल्टा आपके लिए प्लस पॉइंट होना चाहिए। बट ये एक मेंटली एक साइकोलॉजी होती है कि मार्केट डाउन है तो आपका मुंह भी उतर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप टाइम दो, कभी अच्छे स्टॉक को 2 साल भी लग सकते हैं ऊपर आने के लिए। HUL इज द बेस्ट एग्जाम्पल। लास्ट 1 ईयर से वो ज्यादा आगे बढ़ा ही नहीं है, कंसोलिडेशन फेज में ही है, पर जब बढ़ेगा तो किसी के पकड़ में नहीं आएगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज नेवर इन्वेस्ट इन लंप सम। कभी भी एक साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको अपने पैसों को SIP मोड में डाल देना है या फिर बाय ऑन डिप्स करो। सब ये SIP और बाय ऑन डिप्स क्या होता है? SIP मीन्स आपने कोई एक पर्टिकुलर शेयर्स को ले लिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ अच्छी कंपनियों के नाम बताऊंगा, जैसे TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HUL है, एवेन्यू मार्ट है यानी डी मार्ट है।
तो ऐसी कंपनियों में आपको अच्छा लगता है आप SIP मोड डाल दो, यानी फॉर एग्जांपल हर महीने के आपकी सैलरी में से आपने 6,000 या 10,000 बचा के रखा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप क्या करो, ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो। हर महीने पर्टिकुलर डेट पे सैलरी आती है, ऑटोमेटिक आपने ऑटो मोड पे डाल दिया कि भाई ये डेट को शेयर परचेज होने चाहिए। अब चाहे प्राइस ज्यादा हो या कम हो, आपको शेयर परचेज करना है। तो ये हो गया SIP मोड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह। जैसे म्यूचुअल फंड के SIP होते हैं, वैसे आप स्टॉक में भी SIP कर सकते हो। नेक्स्ट इज बाय ऑन डिप्स। सर ये बाय ऑन डिप्स क्या होता है कि आपने SIP मोड नहीं रखा, लेकिन आप जब सोच रहे हो कि यार आपने जब देखा कि मार्केट डाउन हो रहा है, पर्टिकुलर शेयर का प्राइस डाउन है, जो आपको शेयर चाहिए था वही शेयर डाउन है आज, लपट लो उसे, आप बाय करो वही टाइम पे। उसको कहते हैं बाय ऑन डिप्स, यानी शेयर जब जब नीचे जाता है आप तब तब उसे बाय करने का प्लान बनाता है। सो दिस इज व्हाट बाय ऑन डिप्स। नेक्स्ट इज जब कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और वो डिविडेंड का करते क्या है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, हम कहीं ना कहीं खर्चा कर देते हैं। बॉस खर्चा मत करो, आप यही डिविडेंड को फिर से अपने डीमैट में ट्रांसफर कर दो, और फिर से हो सकता है आप वही शेयर परचेज कर लो जिसके ऊपर आपको डिविडेंड मिला है, या फिर कोई और शेयर परचेज कर लो। यानी आप डिविडेंड भी री इन्वेस्टमेंट करो, डिविडेंड भी आप खर्चा मत करो। और मेरे आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं आगे HUL के फंडामेंटल्स के वीडियोस लेके आने वाला हूं। सो वीडियोस देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।